हेलो एवरीवन, कैसे सब। दिस अक्षय उपाध्याय, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस मैडनेस। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में। आप देखो, जो भी ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे इससे पहले, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में भी हम लोगों ने देखा कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनके बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, राइट है, जिसके वजह से दे विल मूव। अब कोई चीज मूव कर रही है टुवर्ड्स एनीथिंग, इट इज मूविंग, तो वो अपना वेलोसिटी चेंज करेगा, राइट है। दैट मीन्स अगर चेंजिंग इन वेलोसिटी हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हम बोलेंगे वो एक्सेलरेट कर रहा है। अगर सेम केस अगर मैं कंसीडर करूं किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में जो कि अर्थ पर आ रहा है, अर्थ को एक मास कंसीडर करते हैं। समझो ये पर्सन है यहां पर, और ये जो पर्सन है ये समझो यहां से अर्थ की तरफ जा रहा है। इसका कुछ मास m होगा, स्मॉल m। और समझो अर्थ का जो मास है ना, हम लोग कंसीडर करेंगे कि वो कैपिटल M है। तो ये अगर मूव कर रहा है तो क्या मैं कह सकता हूं कि इसका मास इज गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ, राइट है। और हमें एक फॉर्मूला तो पता है ना, क्या फॉर्मूला पता है हमें कि फोर्स जो होता है दैट इज मास इंटू एक्सेलरेशन, राइट है। फोर्स क्या है? फोर्स मा है। बट यहां पे एक्सेलरेशन जो है वो नॉर्मल एक्सेलरेशन तो नहीं है ना, इट इज ड्यू टू ग्रेविटी। तो आज जो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले वही पढ़ने वाले कि ये ए को जी क्यू लिखा जाता है, और ये जी का सिग्निफिकेंस क्या है, और ये जी कैपिटल जी से कैसे अलग है। ये हमारे दो आज के मेन टॉपिक होंगे और इसको बहुत ज्यादा डिटेल में करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? अगर स्टेटमेंट वाइज देखा जाए तो देखो, अर्थ हमेशा एक ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींचता है, राइट है। क्या मैं ऐसे कह सकता हूं? तो समझो हम लोग एक ऑब्जेक्ट को कंसीडर करते हैं। लेट्स से दिस इज ऑब्जेक्ट जो कि फॉल होने वाला है सरफेस ऑफ अर्थ पर। तो लेट अस कंसीडर इट इज फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ, राइट। और ये जो नीचे सरफेस है दैट इज अर्थ, हम लोग ऐसे कंसीडर करेंगे कि ये बॉर्डर लाइन जो है बेसिकली वो अर्थ है। दिस इज आर अर्थ। अब ये अर्थ है, ये इसका मास m है लेट से। अगर फोर्स देखा जाए तो हमें पता है कि फोर्स जो होता है दैट इज एम ए, राइट है। दैट इज मास इंटू एक्सेलरेशन। कोई भी पूछे फोर्स क्या है, फोर्स तो मा है, राइट है। तो दिस इज फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। बट हियर द एक्सेलरेशन इज ड्यू टू ग्रेविटी। ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अराइज हो रही है। तो यहां में हम लोग क्या करते हैं, ये जो a है इट इज रिटन एज g। अब a को g लिखने का मतलब क्या होता है, यहां पे जो एक्सेलरेशन है इट इज ओनली ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल। ये सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल पुल की वजह से है। तो क्या मैं F इज इक्वल्स टू m इंटू जी लिख सकता हूं? ये फोर्स ऑफ द बॉडी है बच्चों, ऑफ द अर्थ ऑन दैट बॉडी। तो बेसिकली ये बॉडी जो है अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ विद अ फोर्स दैट इज इक्वल्स टू mg। तो इसका एक्सेलरेशन जो है वो ड्यू टू ग्रेविटी है एंड वो नीचे के डायरेक्शन में लगेगा। तो ये स्टेटमेंट ये कहता है कि अर्थ पुल्स एनी पार्टिकल लाइंग ऑन इट्स सरफेस टुवर्ड्स सेंटर विद अ फोर्स एंड व्हिच इज नोन एज ग्रेविटेशनल पुल और ग्रेविटी। अब याद रखना कि ये जो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इट इज डिफर्ड विद अ सिंबल कैपिटल जी, सॉरी स्मॉल जी। अब ये स्मॉल जी जो है ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। और याद रखना है कि ये और कैपिटल जी दोनों ही बहुत ज्यादा अलग है। जहां पे ये जो है ये एक्सेलरेशन है एंड दिस इज द कांस्टेंट, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। अब ये एक्सेलरेशन कैन वेरी, दिस एक्सेलरेशन कैन वेरी प्लेस टू प्लेस। अगर आप डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे ले लो, लेट्स से सरफेस पे लेते हो, आप हाइट पे ले लेते हो, डेप्थ में ले लेते हो, तो ये जो जी का वैल्यू है दैट चेंजेस। बट अगर हम लोग बात करें कैपिटल जी के बारे में तो कैपिटल जी विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, ये चेंज नहीं होने वाला। इसकी जो वैल्यू है दैट इज कैपिटल जी इज इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये हमेशा फिक्स्ड होगा, भले ही आप अर्थ के सरफेस पे देखो, मून के सरफेस पे देखो, या फिर कहीं पे भी देखो, किसी भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट में देख लो। दैट मीन्स ये स्मॉल जी जो है वो वेरी करेगा। अब ये स्मॉल जी के बारे में और क्या पता है सर? अब ये एक्सेलरेशन है, राइट। तो इसका यूनिट क्या होना चाहिए? इसका तो चलो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है। तो एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जी का भी सेम यूनिट होना चाहिए, बिकॉज वो भी एक्सेलरेशन है। ड्यू टू ग्रेविटी तो क्या हुआ, बट एक्सेलरेशन तो है। तो यस, इसका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का यूनिट है दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेम एज योर नॉर्मल एक्सेलरेशन। अब इसका जो वैल्यू है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इट इज टेकन एज 9.806 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, दिस इज नॉट फिक्स्ड, बेसिकली ये वैल्यू चेंज हो सकती है, ओके, दिस कैन चेंज। और अब इसे देखो, एक्सेलरेशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो अगर हम लोग का जो नॉर्मल एक्सेलरेशन है, जो भी बॉडी मूव करती है उसमें एक्सेलरेशन होता है, वो एक्सेलरेशन अगर एक मास को मिलता है, वो मूव करता है, तो हम लोग बोलते हैं कि वो एक्सेलरेशन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पर फिक्स्ड होता है। दैट मीन्स उसका मैग्नीट्यूड तो होता है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है। तो सिमिलरली यहां पे भी ये भी डायरेक्शन डिपेंडेंट क्वांटिटी है। और जब भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड
एंड डायरेक्शन दोनों ही डिपेंडेंट कोई क्वांटिटी बन जाती है, ओके, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। उस टाइप की क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो वेक्टर्स आर दोस क्वांटिटीज, वो टाइप की क्वांटिटीज जो डायरेक्शन डिपेंडेंट भी हो और मैग्नीट्यूड डिपेंडेंट भी हो। और इसका दूसरा कौन सा होता है, स्केलर क्वांटिटी, जिसमें डायरेक्शन डिपेंडेंसी नहीं होती, जैसे कि मासेस, है ना, 2 kg 3 kg 4 kg, तो ये मासेस डिपेंडेंट नहीं होते डायरेक्शन पर। तो इस वाले केस में नॉर्मली क्या होता है कि वहां पे डायरेक्शन डिपेंडेंसी नहीं आती, तो वो स्केलर क्वांटिटीज होते हैं। बट ये एक डायरेक्शन डिपेंडेंट क्वांटिटी है, इसलिए हम लोग बोलेंगे ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, इसका एक फॉर्मूला डिराइव करना है हमें, राइट, इसके बारे में समझना है हम लोगों को। एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा कॉमन क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। तो कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या रिलेशन है ऐसा, ओके, एक रिलेशन डिराइव करके दिखाओ, ये क्वेश्चन आता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपको तो आप कैसे इसे सॉल्व करोगे, तो इसके लिए एक सिंपल सा डेरिवेशन है। वो डेरिवेशन समझने से पहले, उस डेरिवेशन पे अराइव करने से पहले मैं पूछना चाहता हूं, लेट अस कंसीडर कि मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं। एक ऐसा बॉल है, एक हैवी बॉल में बोलता हूं इसे, हैवी बॉल बॉलिंग के दौरान हम लोग इसे यूज करते हैं, और हमारे पास एक फेदर है। अब फेदर आपको पता है बहुत ज्यादा लाइट होता है, राइट है, तो एक फेदर भी है आपके पास, एक हैवी बॉल है एंड यू हैव वन फेदर। लेट अस कंसीडर कि इन दोनों को अगर मैं एक सेम हाइट से ड्रॉप करूं तो क्या होगा। सिंपल सी बात है, अगर हम लोग नेचुरल वे में अगर समझे तो ये नॉर्मली गिरेगा, राइट है, ये गिरेगा ना, सिंपल सी बात है। जब भी इसे छोड़ा जाएगा कहीं से तो इट विल फॉल। ये जब भी फॉल होगा तो उसमें जो बॉल है वो पहले टच हो जाएगा ग्राउंड पे, और जो फेदर है वो धीरे धीरे फ्लोट करता हुआ नीचे आएगा। बट ये नॉर्मल एयर वाले कंडीशन में है। अगर मैं इसी को कंसिडर करूं ये वैक्यूम में हो रहा है, तो उस कंडीशन पे पहुंचने से पहले, उसे समझने से पहले हम लोग ना एक बेसिक सा आइडिया लेके चलते हैं। वो बेसिक सा आइडिया क्या है, तो आइडिया इज, हम क्या करेंगे, एक सिंपल से वे में एक पेपर को और एक फेदर को ड्रॉप करने की कोशिश करेंगे, या फिर चलो पहले के केस में लेते हैं हम लोग, एक पेपर और एक स्टोन को ड्रॉप करके देखते हैं। तो आपके हिसाब से अगर नॉर्मल कंडीशन में हो, एयर वाले कंडीशन में जहां पे एयर मॉलिक्यूल्स होंगे, कौन पहले गिरेगा, सिंपल सी बात है ना, जिसका मास ज्यादा होगा, तो स्टोन शुड फॉल डाउन। तो चलो उस केस को हम लोग कंसिडर करते हैं। तो लेट अस कंसिडर, मेरे पास यहां पर अगर आप देखो तो एक पेपर है, ओके, वी हैव पेपर ओवर हियर, और यहां पे एक स्टोन है, तो वी हैव स्टोन विद अस। तो ये पेपर और स्टोन है, दो कंडीशंस कंसीडर करेंगे, एक विद एयर और एक विदाउट एयर, दैट इज वैक्यूम में। तो दोनों ही गिरने वाले हैं, राइट है। हम लोगों का कंसिडरेशन क्या है, जब एयर है, सिंपल सी बात है, इनके बीच में एयर फ्रिक्शन लगने वाला है। अगर एयर फ्रिक्शन लगेगा तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये स्लो डाउन हो जाएंगे। चलो कंसीडर करके देखते हैं और उस मोशन को करा के देखते हैं, राइट। सो वी आर रेडी विद द मोशन, तो इसे हम लोग कंसीडर करते हैं ऐसे कुछ केसेस में। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स अंडरस्टैंड इट। अब देखो, आपने देखा होगा कि ये फटक से गिरा, राइट है, देखो, ओके, एंड देखो ये धीरे धीरे गिरा। फिर से देखते हैं, बैक टू बैक देखने से हमें समझ में आ रहा है कि जो पेपर एयर वाले कंडीशन में है, उसमें पेपर धीरे धीरे फॉल हो रहा है। रीजन क्या हो सकता है इसमें, इन दोनों में, दोनों साथ में गिरे, देखो फिर से देखते हैं, ये दोनों साथ में गिरे। देखो हर एक केस में अगर आप कंसीडर करो तो ये दोनों साथ में ही फॉल हो रहा है। दैट मीन्स कि ये जो एयर फ्रिक्शन है ना, एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, वो उन्हें रोक रहे हैं, राइट है। तो मतलब एयर मॉलिक्यूल्स इन्हें रोक रहे हैं, दो गिरे तो सब साथ में है, ओके, नीचे तो गिरे, बट सबका जो ड्यूरेशन था वो आगे पीछे हो गया, राइट है। तो क्या हो सकता है इसका रीजन, सिंपल सा रीजन है एयर फ्रिक्शन। अब एयर फ्रिक्शन को हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो यहां पर अगर मैं इस केस में देखो तो दोनों पे एयर फ्रिक्शन लग ही नहीं रहा था, तो दोनों सेम टाइम पे फॉल हो गए। मतलब इनका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है दोनों का सेम था। क्या मैं ऐसे कह सकता हूं, तो यस, मतलब मेरा जी इज सेम फॉर बोथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। वैक्यूम में तो एयर में ऐसा क्या होता है, एयर में ना एयर फ्रिक्शंस लगते हैं ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन पर, राइट है। मास कम भी है इसका और एरिया भी ज्यादा है, तो एयर फ्रिक्शन इसे स्लो कर देता है नीचे आते समय, ओके। एंड यहाँ पे एयर फ्रिक्शन बहुत कम अप्लाई होता है, जिसकी वजह से ये जल्दी नीचे आ रहा है। यहाँ पे दोनों में ही एयर फ्रिक्शन नहीं है, एयर ही नहीं है, तो फ्रिक्शन कहां से होगा, राइट। तो इस केस में, ये जो वैक्यूम वाला केस है, इस वाले केस में अगर आप कंसीडर करो तो इस वाले केस में दोनों साथ में गिर रहे हैं। लेकिन अगर सर बोल रहे हैं इसके लिए, तो क्या ये रियल में भी पॉसिबल है या फिर ऐसे ही। चलो एक ना हम लोग एक्सपेरिमेंट कंसीडर करते हैं। इसे ना बच्चों किया गया था, जिसमें हम लोग ना दो चीजें लेते हैं, एक बॉल, ओके, एक बॉल और एक फेदर। अब इन दोनों में देखो बहुत ज्यादा मास का डिफरेंस है ना, इसका मास समझो m है, दैट इज वे 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 मच ग्रेटर देन फेदर के मास, है ना, फेदर का मास बहुत कम है।
अब यही सेम केस अगर हम लोग वैक्यूम में लिया जाए, तो ये एक्सपेरिमेंट इज बीइंग परफॉर्म्ड, ओके, एक वैक्यूम वाले चेंबर में। तो कुछ ऐसा है, तो यहां पे उस बॉल को लिया गया है, यहां पे वो बॉल है, ओके, और यहां पे वो फेदर है, राइट है, तो वी हैव फेदर विद अस। तो फेदर एंड बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है सेम हाइट्स। अगर आप ध्यान से देखो, इसके टिप को कंसीडर करता है अभी के लिए, दोनों के, ठीक है, टिप को कंसीडर कर लो। अगर आप इसका तो हाइट ज्यादा दिख रहा है, तो बेसिकली हम लोग कंसीडर करेंगे एवरेज ये दोनों को साथ में लिया गया है। अगर ऐसा कुछ केस है, तो इस केस में क्या होगा, ओके, इस केस में भी दोनों गिरना तो चाहिए, राइट है, और अलग अलग टाइम पे गिरना चाहिए, बिकॉज दोनों में से एक हैवियर है एक नहीं है, राइट है। तो कैसे, क्या ये सच में साथ में गिरेंगे या फिर अलग गिरेंगे, एक बार एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं, ठीक है। आर वी रेडी? तो चलो इसको समझते हैं डिटेल में, ओके। सो अब देखो, इस पॉइंट पे हम लोग ने जस्ट उसे रिलीज किया है, इस वाले पॉइंट पे जस्ट उसे हम लोग ने रिलीज किया है। अब देखो, दोनों ही जगह से वो साथ में रिलीज हुआ है, सेम टाइम पर रिलीज हुआ है, सेम हाइट से रिलीज हुआ है। अब जब ये मूव करेगा, इसको स्लो मोशन में चेक करेंगे, ठीक है, जब ये मूव करेगा तो ना ये दोनों साथ में एक टाइम पे टच होना चाहिए। चलो देख लेते हैं, दे आर मूविंग, और ये देखो साथ में मूव कर रहे हैं, और ये साथ में टच किए। देखो फिर से स्टार्ट से मूव हुआ, और ये गए, और ये साथ में मूव कर रहे हैं। तो अब इस केस में अगर आप देखो, दोनों ही साथ में इस सरफेस पर गिर रहे हैं। अब ये जो प्लैंक बोर्ड रखा गया है, इस पे अगर आप ध्यान से देखो, तो इसी सरफेस पर दोनों का देखो टच एक साथ हो रहा है। तो इस वाले केस में हम लोग एक चीज तो बोल सकते हैं कि ये जो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये मास पर डिपेंड नहीं करता। तो देखो, हम लोग ने थेरोटिकली से प्रूव कर लिया, राइट है, मतलब थेरोटिकली बोला गया था, एक्सपेरिमेंटली प्रूव है। क्या ये मैथमेटिकली भी इसका एक एक्सप्रेशन बन सकता है जिसमें लिखा हो कि मास पे डिपेंडेंट नहीं है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंडेंट नहीं है? तो लेट अस सर डिराइव इट, ओके, ऐसा क्यों नहीं सर, डिराइव करके देखते हैं। तो ये जो टॉपिक है, दिस इज कॉल्ड एज डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, उसके फॉर्मूला को डिराइव करते हैं। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट ले लेंगे, लेट्स से ऑफ मास m, स्मॉल मास m, फिर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ, है ना, फ्री फॉल रखा गया है बेसिकली इसका, और अर्थ का मास को कैपिटल M कंसीडर करते हैं, ओके, ये अर्थ का मास है। अब इसके फॉर्मूले को हम लोगों को पता है कि इसके ऊपर जो भी फोर्स लग रहा है, दैट इज mg, है ना, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो स्मॉल mg हम लोगों ने लिख लिया। एक और फॉर्मूला हमें पता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, कि F इज इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर, वेयर अगर आपको पता होगा, ये स्मॉल m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, दिस बॉल, एंड कैपिटल M इज द मास ऑफ द अर्थ, ओके। ना अगर आप अच्छे से देखो, तो इसके LHS इक्वल है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि इसके RHS भी इक्वल होंगे, राइट है। इफ LHS इज इक्वल, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका RHS भी इक्वल है। तो LHS और RHS को प्रूव कर देते हैं। तो स्मॉल mg इज इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर। अब इन दोनों में LHS और RHS में अगर आप ध्यान से देखो, तो ये स्मॉल m दैट इज मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है, वो दोनों तरफ पे इक्वल है, तो हम लोग उसे कैंसिल आउट कर देते हैं। तो ये जो इक्वेशन बन रहा है, वो बन रहा है स्मॉल g के लिए, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कैपिटल G M अपॉन R स्क्वायर। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है रिलेशन बिटवीन स्मॉल g एंड g कैपिटल G, तो आप लोग ये रिलेशन दे सकते हो, और इस रिलेशन से आप लोगों को एक चीज और प्रूव होता है। क्या प्रूव होता है? कि ये जो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब कितना हैवी कितना लाइट है, इस पे डिपेंड नहीं करता। मतलब इसका मास बहुत ज्यादा भी था अगर इसके मास से, तो भी इनका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, दैट रिमेन्स सेम, राइट है, दोनों सेम रहेंगे। तो इसके लिए जब भी वो ग्राउंड पे टच करते हैं, तो उनका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिमेन्स द सेम। अब ये हो गया हमारा फॉर्मूला और डेरिवेशन फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आई होप ये वाला पार्ट आप सबको समझा होगा। तो इसे लिख लीजिए, इसके नोट्स बना लीजिए, इसके ऊपर ही बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं जो कि आप लोगों को सॉल्व करना पड़ता है। ओके, तो आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। दिस अक्षय ब्रदर साइनिंग ऑफ। और अगर आपने अभी तक वीडियो देख लिया है और अच्छा लगा है, तो लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और साथ में ना सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर देना। ओके, टेक केयर, बाय बाय।